everyone, welcome back. How are you guys doing? I never asked this, but I just felt like asking. Okay. Today we will start first chapter of human physiology, digestion and absorption. So let's start. पता नहीं इतनी इंग्लिश क्यों पढ़ रही हूँ मैं. Let's start in our मातृभाषा. Digestive system. तो मेनली क्या होता है? Alimentary canal और associated glands. एक सेकेंड ये हाईलाइटर डार्क वाला आ गया. The human digestive system consists of एक सेकेंड माइक पे है हाँ कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो वी विल सी माउथ से लेके तो एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनल स्टडी करेंगे, जहाँ पे जो ग्लैंड्स है वो स्टडी करेंगे, वो क्या रिलीज करते हैं. फिर थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लिवर, पैंक्रियाज, बहुत सारी चीजें पढ़नी है. डक्ट से बहुत सारी. एलिमेंट्री कैनल. द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग माउथ. एलिमेंट्री कैनल होता क्या है? जहां से आपका फूड पास होगा, पूरा फूड का ट्रैक इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल. माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, कोई पूरी इंटेस्टाइन्स करके देन रेक्टम एंड देन आउट ऑफ आवर बॉडी. Alimentary canal begins with anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through anus. The mouth leads to buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has number of teeth and a muscular tongue. Each tooth is embedded in socket of jawbone. तो टूथ तो हमारे यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं जॉबोन के सॉकेट में. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट. तो ये आपको टर्म याद रखनी है कि थीकोडोंट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन का जो डेंटिशन है तो वो कैसा है. वी हैव टू रिमेम्बर 3 थिंग्स. एक तो वो थीकोडोंट है, मतलब जॉ बोन में हमारे टीथ एम्बेडेड है, उसको बोलते हैं थीकोडोंट. फिर डाइफियोडोंट, मतलब लाइफ में हमारे 2 बार दांत आते हैं, इसको बोलते हैं डाइफियोडोंट. मतलब एक बार हमारा बेबी मिल्क टीथ होते हैं और फिर परमानेंट टीथ. और हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारे 4 टाइप के दांत हैं, इंसिजर्स, प्रीमोलार, मोलार और कैनाइन्स. तो ये 4 टाइप के अलग अलग टाइप के दांत है, इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन. तो ह्यूमंस की 3 डेंटिशन की प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट. Majority of mammals, including human beings, form 2 sets of teeth during their life. A set of temporary milk teeth, बचपन में होते हैं deciduous teeth, replaced by set of permanent or adult teeth. तो इसको बोलते हैं डाइफियोडोंट. An adult human has 32 permanent teeth, which are of 4 different types. Heterodont dentition, namely incisors, canine, premolar, molar, and arrangement of teeth in each half of upper lower jaw in the order I C, मतलब incisors, canine, premolar, molar is represented by dental formula, which in human is, देखो अभी हमारा डेंटल फॉर्मूला भी याद रखना है. वेट, ब्राइटनेस. हमें हमारा डेंटल फॉर्मूला भी याद रखना है, वो है 2 1 2 3. मतलब क्या होता है, ये है इंसिजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलार, ये है मोलार. ये हमारे मतलब ये कहाँ पे है ये पता है क्या? यहाँ से वन साइड, ये सिर्फ वन साइड का फॉर्मूला है, ऊपर का भी नीचे का भी ये सिर्फ वन साइड का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे मेरे होंगे 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और लास्ट में 3 मोलार. इसको बोलते हैं अपर हाफ जॉ. यहाँ पे वही बोला उन्होंने कि अपर एंड लोअर आधा ही जॉ. तो ये डेंटल फॉर्मूला इधर का है, ये इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, और वैसे जाके बनते हैं 32 दांत. द हार्ड चीविंग सब्सटेंस, the hard chewing surface of teeth made up of enamel helps in mastication of food. The tongue is freely movable muscular organ attached to floor of oral cavity by frenulum. ये याद रखना है कि हमारी टंग किससे अटैच होती है, तो उसको बोलते हैं frenulum. The upper surface of tongue has small projections called papillae, some of which bear taste buds. हमारी टंग पे होते हैं papillae, बहुत सारे papillae, जिसमें से कोई पैपिले में होते हैं टेस्ट बर्ड्स, उसकी वजह से हमें टेस्ट आता है. सो और ऐसा भी कुछ था, अभी वो मैं लेके नहीं आई हूँ, बट ऐसे फोटो आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से एरिया से कौन सी टेस्ट आती है. जैसे सॉर टेस्ट ये वाले एरिया से आती है हमें, लाइक थोड़ा सा पीछे वाले एरिया से टंग के. तो वैसे ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले तो है ओरल कैविटी. ईसोफेगस देख लेते हैं. ओरल कैविटी से शुरू हुआ
ये है माउथ, मतलब माउथ से शुरू हुआ, ये माउथ से गया, एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, ये माउथ से गया ईसोफेगस में, ये ईसोफेगस है जहां से हमारा खाना पास होता है। यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टलासिस, मतलब खाना अपने आप नीचे पास होता है इस ईसोफेगस की मूवमेंट की वजह से। फिर आता है स्टमक, ये है हमारा स्टमक, अभी फूड आ गया स्टमक में, फिर ये सारी प्रोसेस होंगी स्टमक में जो होनी है, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये पूरी ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन घूमेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, इसको बोलते हैं डुओडेनम। जो इनिशियल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं डुओडेनम। डुओडेनम के बाद आता है जेजुनम जो एक यहाँ पे है, और ये है इलियम जो है सबसे हाईली कॉइल्ड पार्ट। तो इलियम होता है सबसे ज्यादा हाईली कॉइल्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। उसके बाद ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, वन इज असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड देन सिग्मोइड कोलॉन। यहाँ पे एक होता है सिग्मोइड कोलॉन। फिर आता है रेक्टम, यहाँ पे स्टोर होता है सब कुछ, और दिस इज एनस। तो फिर यहाँ से हम पास करते हैं स्टूल, दिस इज होल, और ये है वर्मीफॉर्म appendix. I got my appendix removed surgically and I still have it. अरे यार, here is cecum which holds microorganisms and all. Then what else is remaining? This is pancreas. This is very important gland which is a heterocrine gland. ये endocrine भी होता है, exocrine भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं heterocrine gland. Then here is gallbladder which holds bile. फिर ये है लिवर विच प्रोड्यूसेस बाइल। अभी इन सारे ग्लैंड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। दिस इज फेरिंग्स एंड देन पैरोटिड ग्लैंड। ओके, सबसे पहले तो हमें सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ने हैं। पहले टी देख लेते हैं, ये देखो ये है इंसीजर्स, बोला था ना हाफ पार्ट, तो ये 2 इंसीजर्स हो गया। हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, टू इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स एंड 1 2 3 मोलार्स। तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो ये ऐसे होता है हमारा हाफ जॉ में। सेम चीज इधर भी। एंड नेक्स्ट है स्टमक। तो देखो जैसे ही ईसोफेगस से फूड पास होके आएगा, यहाँ पे एक स्पिंक्चर होता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्चर। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्चर, अभी स्पेलिंग तो गलत ही होगी, स्पिंक्चर। फिर स्टमक हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं फंडस। ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोलेंगे, नीचे वाले को, लास्ट पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ऊपर वाला फंडस, नीचे वाला पाइलोरिक। और ये जहां से स्टमक स्टार्ट होता है, ये यहाँ से, ये वाला है कार्डियक। ये ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक, ये है फंडस, ये है कार्डियक, ये है मेन बॉडी एंड ये है पाइलोरिक। तो ऐसा कुछ मैंने किया था अपनी एनसीईआरटी में, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फंडस, ऊपर वाला कार्डियक, बॉडी, मेन बॉडी, और फिर लास्ट पाइलोरिक। और यहाँ पे लास्ट में एक स्पिंक्चर होता है, जिससे अभी डुओडेनम में पास होगा ना, तो वहां पे भी एक स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर मतलब एक ऐसा कनेक्शन काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, जिससे बैकफ्लो नहीं हो सकता है। वो स्पिंक्चर्स इसीलिए लगे होते हैं कि अभी एक बार फूड नीचे पास हो गया तो वो फिर से स्टमक में नहीं आ सकता, इस स्पिंक्चर की मदद से। नेक्स्ट है द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स वो वाला एरिया है जहाँ से हम सांस भी लेते हैं, तो वो वाली भी चीज फेरिंग्स के थ्रू जाएगी और फूड भी, तो वो कॉमन पैसेज है दोनों पाइप्स के लिए। द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू फेरिंग्स, दोनों फेरिंग्स में ओपन होता है। अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, देखो विंड पाइप की ओपनिंग पे ग्लॉटिस होता है, इसमें फूड ना जाए इसलिए एक फ्लैप होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो वो जब फूड जा रहा होता है तब वो कवर कर लेगा विंड पाइप को। द ईसोफेगस इज थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली passing through the neck, thorax, diaphragm and leads to J-shaped bag like structure called stomach. A muscular sphincter, gastroesophageal sphincter मैंने बताया आपको ऊपर, regulates the opening of esophagus into stomach
The stomach located in upper left portion of abdominal cavity has four major parts. Cardiac portion into which esophagus opens. तो esophagus जहाँ पे खुलता है मैंने बताया उसको बोलते हैं cardiac part. उसके ऊपर वाले region को बोलते हैं appendic region. फिर body, main central region and pyloric portion which opens into first part of small intestine. तो small intestine के first part में small intestine भी 3 इसमें divided है. सबसे पहले duodenum, jejunum, ileum. Small intestine is distinguishable into three regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and highly coiled ileum. तो last वाला part जो है वो highly coiled होता है. The opening of stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter. बताया मैंने लास्ट में, जब वो duodenum में ओपन होगा, अभी बैक फ्लो ना हो इसलिए यहाँ पे भी स्फिंक्चर है. एक बार वो duodenum में फूड मूव कर दी गया पाइलोरिक स्फिंक्चर की हेल्प से, तो फिर से स्टमक में नहीं जाएगा. इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम बाद में जो लास्ट पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा. इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट्स some symbiotic organisms. तो इसमें सीकम में बहुत सारे symbiotic organisms रहते हैं. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from cecum. तो appendix cecum से आता है. The cecum opens into colon. The colon is divided into 4 parts: ascending, transverse, descending, and sigmoid. The descending part opens into rectum, which opens through anus. ये हो गया पूरा alimentary canal. अभी देखो. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. अभी 4 layers होती है देखो. Namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. ये है वो 4 layers. देखो outer most है serosa, फिर उसके अंदर होती है muscularis जिसके 2 parts है, inner circular, outer longitudinal. तो आपको ऐसे याद रखना है कि OLIC, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर. इस पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये तो मुझे कभी याद ही नहीं हुआ. सब म्यूकोसा, ये है सब म्यूकोसा, और ये है म्यूकोसा, और ये है ल्यूमेन, मतलब खाली स्पेस. तो ये ऐसे 4 लेयर्स होते हैं. अभी जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, इसमें आपको मॉडिफिकेशंस देखने मिलेंगे. तो जैसे इंटेस्टाइन में विला है, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, और स्टमक में रूगे. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस, अभी ये लेयर ऐसी है नॉर्मली, यहाँ पे इसके ऊपर और कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलेंगे अलग अलग पार्ट के एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग जगह. सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज. ये इसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं. Muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into inner circular and outer longitudinal. An oblique muscle layer may be present in some regions. तो oblique muscle layer यहाँ पे present होती है, देखो यहाँ पे इनके बीच में हो सकती है कभी कभी. The submucosal layer is formed of loose connective tissues containing nerves, blood and lymph vessels. तो यहाँ पे nerves, lymph, blood vessels सब कुछ है. In duodenum, glands are also present in submucosa. तो duodenum में submucosal layer में आपको glands भी देखने मिल जाएंगे. Wait. The innermost layer lining the lumen of alimentary canal is mucosa. देखा हमने. This layer forms irregular folds. इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है ये रूगे नाम की स्टमक में. तो ये भी एक मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब म्यूकोसा लेयर इरेगुलरली फोल्ड हो जाएगी जब स्टमक में ही सिर्फ. बाकी पूरा एलिमेंट्री कैनल में भी ये चारों लेयर्स थे, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, सिर्फ स्टमक में. तो ये स्टमक का मॉडिफिकेशन है. और एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द इंटेस्टाइन. तो ये चारों लेयर कांस्टेंट पूरे एलिमेंट्री कैनल में है, लेकिन स्टमक में रूगे बनेगा. इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा. एंड इंटेस्टाइन में विलाय बनेंगे. ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं, छोटे छोटे विलाय. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. तो माइक्रोविलाय पे भी एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत छोटे, तो उसको बोलते हैं माइक्रोविलाय. वो ब्रश बॉर्डर के जैसा अपीयरेंस देता है.
These modifications increase surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessel called lacteal. तो यहाँ पे एक large lymph vessel होता है, देखो आपको इसका लाइक ये भी पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, जो फूड नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है वो इसके थ्रू होएगा। देखो ये है विलाय, ये है क्रिप्ट्स, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरको। तो ये जो क्रिप्ट्स है मतलब क्या बोलूं अभी मैं, क्रिप्ट्स मतलब ऐसे नीचे की तरफ भी गैप, इसको बोलेंगे क्रिप्ट्स। फिर ये है अर्टरी वेन, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है और कैपिलरीज। और ये है लैक्टिल, ये वेसल होता है। अभी लैक्टिल के में जो अनडाइजेस्टेड फूड है जैसे फैट्स वगैरह हम देखते हैं इसमें जाता है एंड यहाँ से ब्लड में जाएगा, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है। तो ये वाली प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। तो ये ऐसा होता है, इसके भी अराउंड पूरे ब्लड वेसल्स, फिर वो यहाँ से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो फिर वो ट्रांसफर कर देता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सेक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। तो म्यूकोसल एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस की कोटिंग की वजह से पूरा ल्यूब्रिकेटेड रहता है स्टमक। स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लेयर काम आती है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन स्टमक। अभी स्टमक में ग्लैंड्स भी है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा लेयर स्टमक में जो भी ग्लैंड्स बना रही है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाय, अभी जो भी दो विलाय है उसके बीच में एक जो नीचे से ऐसे धसी हुई चीज है उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। तो उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन। Crypts in between the bases of villi in the intestine are called crypts of Lieberkühn. All the four layers show modification in different parts of alimentary canal. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेंटेंस में लिख के आ जाएगा कि ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। बोल तो सिर्फ म्यूकोसा में ही मॉडिफिकेशंस नहीं है, चारों लेयर अलग अलग एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग मॉडिफिकेशंस अपने अपने हिसाब से बताती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल, पूरा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना है। अभी कौन से ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास, ये अलग अलग चीजें सिक्रेट करते हैं। मेनली 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स मतलब कितने ग्लैंड जो है 6, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड बट एक्चुअली दे आर 6। द पैरोटिड्स ये चीक्स में होते हैं। द सब मैक्सिलरी स्लैश मैंडिबुलर ये लोअर जॉ में होते हैं हमारे। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर बोलते हैं इनको बिकॉज वो वाली बोन के ये नीचे होता है। द सब लिंगुअल्स बिलो द टंग, सब लिंगुअल्स तो हमारी टंग के बिलो। ये 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पेयर्स में होते हैं, तो 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है पूरी बॉडी में। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। तो देखो ये जो भी ग्लैंड्स है एक भी हमारी बकल कैविटी में नहीं प्रेजेंट है, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके जो भी सिक्रेशंस है सलाइवा मेनली वो ये माउथ में सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी जो 1.2 to 1.5 kg का होता है in an adult human. It is situated in abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. तो देखो लिवर के 2 लोब्स होते हैं, हमने देखा है। The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट वो हेपैटिक लोब्यूल है, हेपैटिक सेल्स नहीं है। सबको ऐसे लगेगा कि जैसे किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, तो इसके हेपैटिक सेल्स नहीं होते, हेपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विद थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। इस पे भी क्वेश्चन आया था ग्लिसन्स कैप्सूल पे, तो ये होता है दोनों लोब्यूल्स को कवर करने वाली शीथ। द बाइल सिक्रेटेड बाय हेपैटिक सेल्स पासेस थ्रू हेपैटिक डक्ट्स एंड इज स्टोर्ड एंड कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर मैंने जैसे बोला वो बाइल को स्टोर करने का काम करता है, जो भी बाइल लिवर प्रोड्यूस करके रखेगा गॉल ब्लैडर में स्टोर होएगा। ओके फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलोंग विद द हेपैटिक डक्ट फ्रॉम लिवर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट। तो ये दोनों डक्ट्स मैं फोटो में बताऊंगी। गॉल ब्लैडर की डक्ट, लिवर की डक्ट जो मिल के बनती है उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट।
कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैंक्रियाटिक डक्ट को मिलेगी, क्योंकि वहां से भी हमारे सिक्रीशंस आ रहे हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलेगी, और फिर एक कॉमन डक्ट बनती है, उसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम as common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे कौन सा स्पिंक्चर होता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का, उसको बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई. अभी ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ओके, ये जो दोनों डक्ट्स है ये लिवर से आ रही है. ओके, डक्ट्स फ्रॉम लिवर, ये लिवर से आ रही है, इसमें बाइल है. अभी बाइल में पैंक्रियाटिक जूस में आगे क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे. फिर ये जो डक्ट्स है लिवर से आ रही है, और ये वाली जो डक्ट है ये है गॉल ब्लैडर की डक्ट, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर. इसमें भी बाइल ही है, ये तो गॉल ब्लैडर है. देन यहाँ पे दोनों में यहाँ से भी बाइल आ रहा है, यहाँ से भी बाइल आ रहा है, ये बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट. ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट. ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट. ओके, ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट. बिकॉज देखो लिवर के दोनों पार्ट से जो दो डक्ट्स आ रही है वो एक जगह मिल रही है, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक जो वर्ड है ये हमेशा लिवर के लिए यूज होगा. हिपैटिक हमेशा लिवर के लिए, सिस्टिक हमेशा गॉल ब्लैडर के लिए, रीनल हमेशा किडनी के लिए, कार्डियक हमेशा हार्ट के लिए. तो हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हम उसको कार्डियक लगा के बोलते हैं, तो ऐसे ही लिवर से रिलेटेड जो भी चीज है वो हिपैटिक बन जाती है. तो ये हो गई कॉमन हिपैटिक डक्ट. फिर ये बन गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट, इसमें सारा बाइल है, सारे डक्ट्स मिला के बाइल आ रहा है यहाँ पे. फिर यहाँ पे देखो ये बाइल डक्ट मिल रही है हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट से. ये जो ये वाला पूरा ऑर्गन है ये है पैंक्रियास, ये है यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जो आ रही है. ओके, अभी ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं इसको बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये यहाँ पे डुओडेनम. तो यहाँ से इसके सिक्रीशंस डुओडेनम में जाएंगे और आगे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होएगा. ये दोनों जो भी पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, ये दोनों डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों का रोल क्या है, दोनों में क्या क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे. डाइजेशन ऑफ फूड. देखो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस. सबसे पहले तो फूड को हमने खाया, नाउ मैकेनिकल प्रोसेस, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं फिजिकली ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में. फिर केमिकल प्रोसेस हमारी स्टमक में होता है, डुओडेनम में होता है, कि आगे वो फूड और भी टूट टूट के डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, mastication of food and facilitation of swallowing. The teeth and tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in the saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. तो हमारे माउथ में बोलस बनता है, इन द सेंस जो भी हमने फूड खाया है वो सबसे पहले तो हम उसको हमारी टीथ से ब्रेक डाउन करते हैं. फिर जो सलाइवा होता है वो उसको अडेयर करता है, मतलब एक जगह पे ऐसे बॉल काइंड ऑफ बना के फिर हम उसको पास करते हैं. द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द pharynx and then into esophagus by swallowing or deglutition. The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions. Successive waves of muscular contraction इसको बोलते हैं पेरिस्टलासिस. ये मैंने बताया था कि पेरिस्टलासिस की मूवमेंट से ऐसे 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 इसोफेगस से फूड पास होएगा. द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ये भी बोला मैंने. द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स. अभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सलाइवा में, बाइकार्बोनेट आयंस एंड ऑल, एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स भी होते हैं. तो देखो एंजाइम्स कौन से हैं, एक तो सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम, ये दो एंजाइम्स है. सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि स्टार्च को वो 30% माउथ में ही डाइजेस्ट करता है, क्योंकि सलाइवा है माउथ में, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा 30% इन माउथ, बचा हुआ हमारे स्टमक में जाके होगा. और लाइजोजाइम का काम होता है जो भी बैक्टीरिया एंड ऑल है उसको माउथ में ही वो किल कर देगा, मतलब हमारे स्टमक में ना जा पाए. तो ये दोनों का काम है. The chemical process of digestion is initiated in oral cavity by hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme. Salivary amylase ये carbohydrate splitting enzyme है, तो इसीलिए ना oral cavity में ही digestion शुरू हो रहा है because of this enzyme. About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme at optimum pH 6.8. हमारे माउथ में pH 6.8 है, तो ये optimum pH पे 30% स्टार्च को ये हाइड्रोलाइज यही कर दे रहा है माउथ में, इनटू अ डाइसेक्राइड माल्टोस.
डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट करती है, अभी माल्टोज जाएगा स्टमक में, उसके साथ और अलग चीजें होंगी। लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज वर्क कैसे करता है। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज पीएच 6.8 होना चाहिए, ऑप्टिमम है, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। The mucosa of stomach has gastric gland. Gastric glands have 3 major types of cells. तो मैंने बताया आपको म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। एक है म्यूकस नेक सेल्स जो सिक्रीट करेगा म्यूकस, एक है पेप्टिक स्लैश चीफ सेल्स, अभी इसके 2 नाम क्यों है मुझे नहीं पता, बट है, इसके भी आगे वाले के भी 2 नाम है, ये बहुत कंफ्यूज होता है फिर। पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अभी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन प्रो एंजाइम है मतलब ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव होना पड़ेगा। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, अभी पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजन यहाँ पे जहां भी ओजन आता है ना एंड में, तो वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम। एंड पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, अभी ये कैसे क्रिएट करते हैं, HCl, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करने के लिए। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, तो ये भी याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है कि B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl नहीं, intrinsic factor important है। The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with acidic gastric juice of stomach by churning movements of its muscular walls and is called chyme. तो देखो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है वो ऐसे चर्निंग मूवमेंट करके पूरा फूड को लाइक ये करने का ट्राई करती है और ब्रेक करने का, और फूड थरोली मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। अभी स्टमक में पूरा गैस्ट्रिक जूस है, उसमें फूड मिक्स होएगा और अभी क्या बनता है, काइम, काइम बनता है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है बोलस और काइम में। बोलस जो स्टमक में बन रहा है, बोलस जो माउथ में बन रहा है, और काइम जो स्टमक में बन रहा है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन मतलब पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अभी ध्यान से सुनो स्टमक में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो फूड 4 से 5 घंटे रहेगा, वो स्टमक उसको चर्निंग मूवमेंट के थ्रू और ब्रेक डाउन एंड ऑल करने का ट्राई करेगा, मिक्स करेगा, काइम बनाएगा। अभी स्टमक में HCl है, हमने देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन भी है, कौन सिक्रीट कर रहा है, पेप्टिक चीफ सेल्स, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहे हैं, HCl भी सिक्रीट हो रहा है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू। तो अभी क्या होगा, जैसे ही HCl और पेप्सिनोजेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, पेप्सिनोजेन बन जाएगा पेप्सिन, ये इसको बोलते हैं एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये है पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, तो जो भी हमारे फूड में प्रोटीन है वो ऐसे इसके थ्रू ब्रेक डाउन होगा। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स, मतलब पेप्टाइड्स छोटे छोटे, अभी जैसे हमारे सपोज ये है, अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे शो यू, ये है हमारा सपोज प्रोटीन की चेन, तो ऐसी बहुत लंबी चेन होती है, तो ऐसे छोटे 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 चेन्स में ये बना देगा पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस। नाउ इनको भी फाइनली क्या बनना है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, अमीनो एसिड को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे लंबी प्रोटीन की चेन को पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस में ब्रेक करना, ये कौन करता है, पेप्सिन, जो कहाँ हो रहा है, स्टमक में। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by highly concentrated hydrochloric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए कौन काम आ रहा है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। अभी यहाँ पे देखो सारी चीजों का कैसे यूज हो रहा है, जैसे म्यूकस सिक्रेट हुआ उसका काम बताया मैंने, फिर प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होके वो काम आएगी हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग में, प्रोटीन डाइजेशन में, और HCl इसमें काम आ रहा है हमारे, मतलब एक्टिव करने के लिए, फिर वो पीएच प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो सके। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच, वही बोला मैंने अभी, HCl प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच 1.8, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम
फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखो, एक तो पेप्सिन्स के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है 1.8 एसिडिक पीएच, पेप्सिन को वर्क करने के लिए, तो ये भी HCl प्रोवाइड करेगा। और रेनिन जो है ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो बच्चों में होती है, RENNIN। RENIN रेनिन वो अलग है, वो किडनी वाला पार्ट, एक्सक्रीशन में देखेंगे वो, तो वो अलग होता है और ये अलग है, ये आपको याद रखना है, ये एंजाइम है रेनिन। और हाँ, ये बच्चों के बॉडी में होता है, जो डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में काम आएगा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। थोड़े से लाइपेजेज भी सिक्रेट होते हैं। लाइपेजेस मतलब, एजेस मतलब एंजाइम, लाइपेजेस मतलब लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। Next, various types of movements are generated by muscularis layer of small intestine. These movements help in thorough mixing up of food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. तो अभी पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं। अभी मस्कुलरिस लेयर जो होती है वो मूवमेंट शो करती है, जो लाइक थरोली मिक्स करने में फूड वो सब काम आएगा। द बाइल, अभी बाइल क्या है देखो, the bile, pancreatic juice and intestinal juice are secretions released into small intestine. ये सारे secretions small intestine में release हो रहे हैं। Pancreatic juice and bile are released through hepatopancreatic duct, वो duct देखा हमने। The pancreatic juice contains inactive enzymes. Pancreatic juice में क्या होता है, inactive enzymes है, trypsinogen, मैंने बोला ओजन inactive, trypsinogen, chymotrypsinogen ये भी inactive है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, यहाँ पे ओजिन नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रो लिखा है, प्रो भी मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस वर्किंग एंजाइम है, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। अभी देखो क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस जो है इंटेस्टाइन का जूस, इसमें होता है, ये है सकस एंटेरिकस, सकस इंटेरिकस। ओके, इस जूस में हमको मिलेगा एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम हमें मिलेगा इसमें। ओके, अभी देखो ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन ये बन जाता है ट्रिप्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, ट्रिप्सिन जैसे ही इंटेस्टिनल जूस और हमारा पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा, अभी सब कुछ इंटेस्टाइन में आ रहा है तो मिलेगा ही ना, और सारी चीजें अभी साथ में है, तो जैसे ही ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगी, ये क्या करती है एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन से मिली तो ट्रिप्सिनोजेन को ये सीधा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ट्रिप्सिन हमारे बहुत काम की चीज है। एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन which in turn activates other enzymes in the pancreatic juice। अभी देखो ट्रिप्सिन एक्टिव हो गई, ये हो गया हमारा एक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिन का काम क्या है, अभी ये देखो, ये हमारा है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, इसको ट्रिप्सिन बना देगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में, जो एक वर्किंग एंजाइम है। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ये इसको बना देगा काइमोट्रिप्सिन में, जो भी हमारी वर्किंग एंजाइम है। द बाइल रिलीज्ड इनटू डुओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, bile salts, cholesterol and phospholipids but no enzymes, कोई enzymes नहीं होते इसमें। Bile helps in emulsification of fats, that is breaking down of fats into very small micelles। तो देखो ये जो micelles होता है ये लाइक फैट के डाइजेशन का अलग थोड़ा सा प्रोसेस है, बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन से ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं ब्लड में, इनको एक अलग प्रोसेस लगेगा, तो वो पढ़ेंगे। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, बाइल लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विद सिक्रीट म्यूकस, ये तो देख लिया हमने पहले। द सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलोंग विद सिक्रीशंस ऑफ गोबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। एक तो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है उनके सिक्रीशंस और गोबलेट सेल्स के सिक्रीशन सब कुछ मिला के क्या बनता है, इंटेस्टिनल जूस। हमने देखा इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, तो इन सबका सिक्रेशंस मिला के बनता है इंटेस्टिनल जूस, जिसका नाम है सकस इंटेरिकस। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेक्राइडेजेस, डाइसेक्राइडेजेस मतलब माल्टेज को, ये मतलब जो भी डाइसेक्राइडेज जैसे माल्टेज और कुछ कुछ होंगे तो उनको ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा, तोड़ देगा, डाइसेक्राइडेजेस डाइसेक्राइड्स को तोड़ देगा, डाइपेप्टाइडेजेस डाइपेप्टाइड्स को तोड़ देगा, लाइपेजेस न्यूक्लियोसाइडेजेस ये सब किस में प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टिनल जूस में।
The mucus along with bicarbonates from pancreas protect intestinal mucosa from acid as well as provide alkaline medium pH 7.8. अभी bicarbonates और mucus ये दोनों हेल्प करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन में, मैंने बताया आपको, ल्यूब्रिकेशन में, और पीएच प्रोवाइड करने में भी बाइकार्बोनेट हेल्प करेगा। हमें अभी ऑप्टिमम पीएच 7.8 चाहिए, तो ये हेल्प करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ओके, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। तो ब्रनर्स ग्लैंड भी हेल्प करते हैं जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। अभी हमारे जो स्टमक में पीएच होता है 1.8, एक्सट्रीमली एसिडिक पीएच, और फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डुओडेनम वाला पार्ट, मेनली सारा सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में ही हो रहा है। तो जितना भी मेन प्रोसेस है वो डुओडेनम में होगा, जहां का पीएच है हमारा 7.8। वो किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और उधर इतना एसिडिक था HCl की वजह से। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching intestine are acted upon by proteolytic enzymes of pancreatic juice given below। अभी देखो, मैंने जैसे बताया कि ये एंजाइम्स एक्टिव बन गए, ट्रिप्सिनोजेन बन गया। ट्रिप्सिन किसकी वजह से? एंटेरोकाइनेस की वजह से। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन जो था, एक सेकेंड क्यों हो रहा है ऐसा, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो था वो काइमोट्रिप्सिन बन गया, किसकी वजह से? ट्रिप्सिन की वजह से। बाकी की जो भी प्रोएंजाइम है उसको एक्टिव ट्रिप्सिन ने कराया, तो ये काइमोट्रिप्सिन बन गया, और ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया, ये जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था। ये तीनों है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ये सबको डाइजेस्ट कर लेगी, तोड़ तोड़ के डाइपेप्टाइड्स बनाएगी। डाइपेप्टाइड्स मतलब सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सिर्फ दो अमीनो एसिड्स ऐसे, और इसको भी तोड़ के आगे हमको बनाना है अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। देखो, पॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च, उसको अमाइलेज, पैंक्रियास से आने वाली अमाइलेज ये करेगी, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट है फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो फैट्स है, इस पे लाइपेजेस ने वर्क किया, ये बन गए डाइग्लिसराइड्स, फिर आगे ये कन्वर्ट हो गए मोनोग्लिसराइड्स में, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ये सारा प्रोसेस हमें इसीलिए करना है बिकॉज हमें फूड को एब्जॉर्ब करना है। हम कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके हम एब्जॉर्ब करते हैं। Nucleases in the pancreatic juice acts upon nucleic acids to form nucleotides and nucleosides। अभी देखो, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियसेस ने वर्क किया, न्यूक्लियोटाइड्स बने, फिर और टूट के न्यूक्लियोसाइड्स बने। आपको पता होगा ये सब होता क्या है, अगर पढ़ रखा होगा आपने तो। The enzymes in succus entericus act on the end products of above reactions to form respective simple absorbable forms। देखो, ये जितनी भी हमने सारी प्रोसेस की, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में बनाया, पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में बनाया, फिर फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोसाइड्स, अभी ये सब भी कॉम्प्लेक्स है, इसको भी आगे हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? ये अभी लास्ट वाला काम जो है ये सब करता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस में कौन से एंजाइम्स है हमने देखे। इस चैप्टर के नोट्स प्रॉपर्ली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सक्कस एंटेरिकस में जो भी एंजाइम्स है वो इन पे एक्ट करेगी। डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइडेजेस, अमीनो एसिड्स, देन माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इन अभी ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनता है, ये पता होगी ये चीजें आपको। ग्लूकोज माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज सक्रोज बनेगा। तो ऐसे ये सारी हमारी है डाइसेक्राइडेजेस। माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, ये डाइसेक्राइडेजेस एंजाइम्स है जो डाइसेक्राइड सक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रही है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, शुगर प्लस बेसिस। एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है शुगर प्लस बेसिस जो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, लाइपेजेस ने वर्क किया, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी एंड में हमारे पास क्या बच रहा है? देखो, शुगर्स बच रही है, अमीनो एसिड्स बच रहे हैं, और ये सारा है एब्सॉर्बेबल फॉर्म। सिर्फ फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल जो है उसका थोड़ा सा अलग सीन है, तो वो पढ़ना है हमें। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव ऑकर्स इन डुओडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात बहुत याद रखने की कि डुओडेनम जो रीजन है सी शेप्ड, वहां पे सारी चीजें होती हैं। द सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in jejunum and ileum regions of small intestine। jejunum और ileum में वो absorb होगा। the undigested and unabsorbed substances
आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनको आगे पास कर दिया जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती नहीं है। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, अभी देखो ये क्या क्या करेगी। Absorption of some water, minerals or certain drugs. Secretion of mucus which helps in adhering the waste undigested food. मतलब undigested food भी नहीं, waste. तो इसको वो एक जगह पे adhere करता है, mucus secrete करता है इस reason से. Particles together and lubricating it, easily वो pass हो जाए इसलिए. The undigested unabsorbed substance is called feces, enters into cecum of large intestine through ileocecal valve which prevents backflow of fecal matter. तो देखो लास्ट में जहाँ पे इलियम है और सीकम है, इलियम सीकम में ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक वैल्व होगा, उसको बोलेंगे इलियोसिकल वैल्व. इट इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन रेक्टम टिल डिफेकेशन, तो जब तक वो हमारी बॉडी में है वो रेक्टम में स्टोर होता है. और ये भी एक स्पिंक्चर और वैल्व के बीच में का डिफरेंस, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इलियोसिकल वैल्व, यहाँ पे स्पिंक्चर नहीं लिखा. इसमें डिफरेंस ये होता है कि वैल्व जो होता है वो बैकफ्लो प्रिवेंट करता है, वो बैकफ्लो नहीं होने देगा. एक बार फूड चला गया तो वो चला गया, वो अंदर जा ही नहीं सकता. स्पिंक्चर का ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे बोला होगा कि वो बैकफ्लो प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट करता है लेकिन कंपल्सरीली नहीं. स्पिंक्चर एक ऐसी चीज है, लाइक टाइट होता है बट वो बहुत ज्यादा प्रेशर पे ओपन भी हो सकता है. वैल्व ऐसा है कि वैल्व एक ही साइड ओपन होता है, फिर वो दूसरी साइड ओपन हो ही नहीं सकता. तो ये एक डिफरेंस है, वैल्व में कंपल्सरीली बैकफ्लो प्रिवेंटेड ही है. The activities of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. तो सारे पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है. The sight, smell और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. तो देखो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हम कुछ टेस्टी देख लेते हैं या फिर टेस्टी हमें स्मेल आती है तो वी फील लाइक वाओ. तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है, तो मुंह में लिटरली रियल में पानी आ रहा होता है, पानी इन द सेंस सलाइवा. बिकॉज हमारी बॉडी को पता है इफ वी लुक एट समथिंग जो खाने का है, हमारी बॉडी को लगता है कि हम इसे खाने वाले हैं. हमने ऐसे सिग्नल भेजे है ब्रेन को कि ये चीज हम खाने वाले हैं, तो बॉडी उसको खुद को प्रिपेयर कर रही होती है कि अगर इस बंदे ने ये खा लिया तो सलाइवा रेडी है डाइजेस्ट करने के लिए और फिर सारी प्रोसेस के लिए. तो इसलिए ऐसा होता है. अगर आप मुंह में कुछ रख भी दो एंड इफ यू आर नॉट इवन ईटिंग इट, आप बस रख दो, आपके पूरे मुंह में सलाइवा रिलीज हो जाएगा. आप अगर मुंह ओपन भी रखते हो ऐसे 5 मिनट अगर मुंह खुला रह गया तो पूरा सलाइवा आता है, बिकॉज बॉडी को लगता है कि ये कुछ खाने वाला है. तो ये ऐसा हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है. इट्स लाइक वाओ, दैट्स वाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिकॉज हमें हमारी खुद की बॉडी को जानने मिलता है. Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by neural signals. The muscular activities of different parts of alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms, both local and through CNS. Hormonal control of secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa. इनको लोकल हॉर्मोन्स इसलिए बोला है बिकॉज ये ऊपर से नहीं आ रहे हैं, इन द सेंस पिट्यूटरी ग्लैंड से या फिर ऐसा कुछ कहीं और से नहीं आ रहे हैं, ये जहाँ है वही है. गैस्ट्रिक या फिर इंटेस्टिनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं. ये हार्मोन्स हमने इसमें देखे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है यहाँ के कौन से हार्मोन्स है. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, अभी देखो एब्जॉर्प्शन कैसे हुए. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू ब्लड और लिम्फ. इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. अभी देखो 3 वे से हो सकता है, एक तो पैसिवली अपने आप, नहीं तो एक्टिवली जिसमें एनर्जी लगेगी, या फिर फैसिलिटेट मतलब किसी की हेल्प से. Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions generally absorbed by simple diffusion. तो ये चीजें simple diffusion से absorb हो जाती है, जैसे मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली पास हो जाना, छन्नी जैसे, तो वो पास हो जाते हैं, इसको बोलते हैं simple diffusion. The passage of these substances into blood depends upon concentration gradient. However, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा ना, जहां से ज्यादा से कम की ओर जाएगा. However, some substances like glucose, amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. Carrier proteins मतलब ये हो गया facilitated diffusion. इसमें carrier proteins होता है, वो प्रोटीन्स कैरी करके दूसरी साइड ड्रॉप करते हैं. सिंपल डिफ्यूजन काइंड ऑफ थिंग नहीं, इसमें कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमारी, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड वाला. तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स डिफ्यूजन से भी जा रहे हैं, वो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से भी जा सकते हैं. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट.
Transport of water depends on osmotic gradient. Active transport occurs against the concentration gradient, hence requires energy. नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, लेकिन अगर हमें कम से ज्यादा की ओर लेके जाना है तो फिर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है, जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, Na+ एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये सारी चीजें पास होती है. नेक्स्ट है हमारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड. अभी ये हो गया मेन पार्ट, ध्यान से सुनो. फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल है, तो वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड में. दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एमाई सेल्स विच मूव इनटू इंटेस्टिनल म्यूकोसा. अभी ध्यान से मेरी बात सुनो. ये क्या हो गए, ये एकदम छोटे छोटे एमाई सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स जैसे एमाई सेल्स में, एकदम छोटे छोटे. अभी ये एमाई सेल कहाँ पे गया, इंटेस्टिनल म्यूकोसा. इंटेस्टिनल म्यूकोसा में क्या है, लैक्टिल. लैक्टिल है, हमारे विलाय है, तो विलाय है, लैक्टिल में गया. लैक्टिल में जाने के बाद वहां पे ब्लड वेसल्स है, तो ये वहां से पास होगा. दे आर रीफॉर्म्ड. अभी वो वहां पे पहुंच गए. दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स. अभी ये एमाई सेल थे, ये गए इंटेस्टिनल म्यूकोसा में. इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जाके ये क्या बन गए, छोटे छोटे काइलोमाइक्रॉन्स, जो क्या है, फैट के ग्लोब्यूल्स है. एकदम छोटे 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 फैट के ग्लोब्यूल्स में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. अभी ये जो हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स है, काइलोमाइक्रॉन्स, ये पास करेंगे लैक्टिल में, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स लैक्टील्स इन द विलाय. जो हमारी विलाय थी, हमने फोटो भी देखा. तो एक सेकेंड बता दो कहाँ पे गया, अरे ये तो वही इंटेस्टिनल म्यूकोसा में आने के बाद ये काइलोमाइक्रॉन्स बने. काइलोमाइक्रॉन्स बनने के बाद यहाँ पे इस लैक्टिल में ये चले गए. ओके, लैक्टिल के आजू बाजू पूरे ब्लड वेसल्स है, यहां से ये ब्लड में चले जाएंगे. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ किसका, फैट और ग्लिसरॉल का. आई होप आपको समझा यहाँ तक. तो these lymph vessels ultimately release absorbed substances into blood stream because उसके पास पूरे कैपिलरी नेटवर्क है ना, तो इसलिए absorption of substances take place in different parts of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine और large intestine. सब तरफ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ absorption हो रहा है, लेकिन मेन जो absorption है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड. देखो ये दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या एब्जॉर्प्शन होता है. माउथ में certain drugs coming in contact with mucosa of mouth and lower side of tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. तो यहाँ पे ये हो रहा है. ओके, फिर स्टमक में absorption of water, simple sugars, alcohol takes place. Principal organ for absorption है हमारा small intestine. The digestion is completed here and final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids are absorbed through mucosa into bloodstream and lymph. Absorption of water, some minerals and drugs take place in large intestine. तो ये है कहाँ पे क्या क्या होता है. The absorbed substances finally reach tissues which utilize them for activities. This process is called assimilation. Assimilation मतलब जितने भी हमारे काम के प्रोडक्ट्स है वो टिश्यूज तक पहुंच रहे हो, टिश्यू उनका यूज कर रहा है. The digestive waste solidify into coherent feces. Coherent मतलब एक साथ feces में in the rectum initiate neural reflex causing urge or desire for its removal. So that's how our body knows that we need to remove it. The ejection of feces to outside body through anal opening is called defecation. अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आता नहीं है अच्छे से, defecation ऐसे बोल लो आप. वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट में बोलना नहीं है आपको. इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टेलैक्टिक मूवमेंट. तो पेरिस्टेलासिस मूवमेंट से ही हमारी बॉडी से ये वेस्ट बाहर निकलता है. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है चैप्टर का, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस. द इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म. क्या क्या वर्म नहीं है, देखो थ्रेड है, हुक है, पिन है, पूरा लाइक टेलर का शॉप है यहाँ पे. jaundice, the liver is affected, skin and eyes turn yellow due to deposition of bile. तो bile deposition की वजह से पीलिया होता है jaundice मतलब. vomiting, it is ejection of stomach contents through mouth.
दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला, मेड्यूला में होता है, ये याद रखना. अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के पहले हमें नॉजिया वाली फीलिंग होती है. डायरिया, abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. It reduces absorption of food. Constipation. In constipation, feces are retained within colon as the bowel movements occur irregularly. तो ये चीजें constipation में होती है. Indigestion. In this condition, food is not properly digested, leading to feeling of fullness. This causes indigestion. The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion. अगर कम enzyme secretion हो रहा है तो anxiety, food poisoning, overeating and spicy food, इन सारी चीजों से indigestion होता है. अभी देखो इस लेसन में मेन प्रॉब्लम ये है, मैंने रिविजन की सारी स्लाइड्स डाली है बिकॉज वी नीड टू रिवाइज वंस कि हो क्या रहा है. आपको बाकी सारी चीजें जो भी लेयर्स वगैरह के नाम है ये सारी चीजें तो रटने वाली है, बट आप यू शुड नो द प्रोसेस. इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कौन सी एंजाइम कहाँ पे वर्क कर रही है, मुझे भी बहुत होता था इनिशियली. तो देखो रिवीजन में मैं आपको बताऊंगी माउथ से लेके तो एंड तक होता क्या है हमारी फूड के साथ. सबसे पहले तो हमने फूड खाया, अभी हमारे माउथ में क्या हो रहा है वो देखते हैं. हमारे माउथ में दो एंजाइम्स है, हमको पता है, लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज. ये दो एंजाइम्स है. लाइसोजाइम्स तो हमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है, उसको किल कर देगा हमारे माउथ में. लेकिन सलाइवरी अमाइलेज का काम है, एक सेकेंड, सलाइवरी अमाइलेज का काम है 6.8 pH पे सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा. माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, इसमें कन्वर्ट कर देगा. 30% का मतलब 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारे माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से. नेक्स्ट है फिर स्टमक. हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, अरे यार हाइलाइटर. अभी वो फूड चला गया स्टमक में, जो भी हमारा बोलस बना था. स्टमक में हमारे क्या क्या है, HCl है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, पेप्सिनोजेन है, म्यूकस है. ये कौन कौन सिक्रेट कर रहा है वो पहले बता दिया, अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकती यहाँ पे, बट ये सारी चीजें हैं हमारे स्टमक में बिकॉज सिक्रेट हो रही है सेल्स की हेल्प से, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कौन से 3 सेल्स है बताओ. सबसे पहला तो है म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस सिक्रीट करेगा. सेकेंड है हमारा पेप्टिक स्लैश चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजेन एक प्रोएंजाइम है इसको सिक्रीट करेगा. थर्ड है हमारा क्या था वो, पैराइटल स्लैश ऑक्जेंटिक सेल्स, वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करेगा. अभी ये सारे हैं हमारे स्टमक में. फिर स्टमक में क्या होता है, HCl पेप्सिनोजेन को, ये वाला HCl पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. नेक्स्ट देखो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, अभी आगे वाला पार्ट जितना भी स्टमक में हो, अभी फूड आगे पास किया स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में मेनली आगे वाले रीजन में सारा काम होगा और फिर आगे फूड पास होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, पर पूरा जो मेन डाइजेशन है वो डुओडेनम में हो रहा है. डुओडेनम में है क्या क्या, सकस इंटेरिकस है, बाइल है और पैंक्रियाटिक जूस है. 3 मेनली जो लिक्विड है डुओडेनम में. फिर सकस एंटेरिकस में क्या क्या होता है, डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस और एंटेरोकाइनेज, ये 4 एंजाइम्स हमारी है सकस एंटेरिकस में. और पैंक्रियाटिक जूस में है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस, ये इन जूस में एंजाइम्स है. बाइल में तो कोई एंजाइम होती नहीं. अभी नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है देखो, डुओडेनम में ही हो रहा है, ये याद रखना. ट्रिप्सिनोजेन जो है हमने यहाँ पे देखा, ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इस पे ये वाला एंटेरोकाइनेज वर्क करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को बना देगा ट्रिप्सिन. एंटेरोकाइनेज ने वर्क किया, ट्रिप्सिन बन गया. फिर अभी जो हमारा काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, दोनों पे ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, जो इसको काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा. ये है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. नेक्स्ट है फिर डुओडेनम में ही हो रही है सारी चीजें, प्रोटीन प्रोटियोजेस पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये डाइपेप्टाइड्स बना देंगे. डाइपेप्टाइड्स बन गया, अभी डाइपेप्टाइड्स को बाजू में रख दो. फिर पॉलीसेक्राइड्स मतलब स्टार्च, अमाइलेज इस पे एक्ट करेगा, अमाइलेज भी यहाँ पे है हमारा ये वाला, ये भी इस पे एक्ट करेगा और डाइसेक्राइड्स बनेंगे. फैट्स लाइपेसेस एक्ट करेंगे, डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स में ट्रांसफर होंगे, इसको भी यहाँ पे साइड में रख दो मोनोग्लिसराइड्स को. फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, अभी न्यूक्लियोसाइड्स को भी साइड में रख दो. अभी जितना भी हमने साइड में रखा है, डाइपेप्टाइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है.
हमको इनको भी फर्दर ब्रेक डाउन करना है। तो इनका फर्दर ब्रेक डाउन कैसे होगा? लास्टली डुओडेनम में इनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है। किसकी मदद से? सारी सकस इंटेरोकस के एंजाइम्स की वजह से। देखो, डाइसेक्राइड्स, डाइपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेजेस, एंटेरोकाइनेस, ये जो चारों मतलब एंटेरोकाइनेस का तो काम हो गया, अभी इन तीनों एंजाइम्स का काम बचा है। लास्ट में ये तीनों एंजाइम्स अपना अपना काम करेगी और फाइनली हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो एब्सॉर्बेबल फॉर्म में है। तो ये है हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। आई होप आपको सारा समझा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए मैंने ये रिविजन वाली साइड्स डाली थी। हो गया है चैप्टर पूरा। थैंक यू। बाय बाय। एनसीईआरटी एक बार ध्यान से रीड करना और ध्यान से अपने नोट्स बना लेना। जैसे मैंने एंड में नोट्स बना के दिए कि स्टमक में, माउथ में, इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है, वैसे आप भी आपके नोट्स बना लेना। इससे बहुत ईजी हो जाता है। और प्रिसाइज नोट्स बनाना, 4-5 पेजों की नहीं, 1 या 2 पेज की पूरे चैप्टर की। ओके, बाय बाय।